हाँ, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वितान भाग सेकंड आपकी जो हिंदी की बुक है, इसमें 4 चैप्टर दे रखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट कर करके टॉप लेवल के जितने भी वन मार्क्स के पहले अपन वो पढ़ेंगे। एक एक लाइन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक लाइन में आंसर देना होता है वो, और फिर लॉन्ग बड़े वाले क्वेश्चन। तो आज के सेशन में कम से कम 50 के करीब छोटे क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। उसके बाद में जो आपके एनसीईआरटी चैप्टर में बुक के पीछे चैप्टर के पीछे जो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं वो करने वाले हैं। उसके अलावा 2-3 और इंपॉर्टेंट, इस तरीके से पूरा चैप्टर पीएचडी चैप्टर की पूरी इसमें हो जाएगी। कहीं से भी सिंगल क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, बड़े ध्यान से पढ़ना है। जो वितान भाग सेकंड वाली जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसका चैप्टर फर्स्ट है आपका सिल्वर वेडिंग, यानी कि जो शादी की वर्षगांठ जिसे बोलते हैं, 25वीं वर्षगांठ है और इसके जो लेखक है वो मनोहर श्याम जोशी है। ठीक है, इस पे अपन पढ़ेंगे। यशोधर बाबू की पूरी स्टोरी है कि वो अपनी 25वीं सालगिरह मनाते हैं, लेकिन वो भी आज के परिदृश्य में, मतलब जो अभी तो मॉडर्नाइज ज़्यादा एकदम कहते हैं ना, आधुनिक सिस्टम आ गया, मॉडर्न हो गए सब लोग, लेकिन ये थोड़े पाश्चात्य पुरानी सोच के हैं। तो मतलब ये बहुत कुछ बातें इस पर हम सुनेंगे। और एक बार मेरे साथ के साथ आपको क्या करना है, सारे पूरी क्लास को एक एक सेकंड को सुन लेना है मेरे साथ के साथ याद हो जाएंगे। बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को मेरे साथ में आप नोट भी कर सकते हो, नोट करोगे तो इजीली आपको और रिवीजन हो जाएगा। पहले अपन छोटे क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे। तो यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से परंपराओं का पालन चाहते थे। जैसे अपन कहते हैं ना, हमारे दादाजी नाना जी की सोच के लोग, यानी जो थोड़े कहते हैं ना पुरानी सोच के लोग हैं, ठीक है, रूढ़िवादी लोग, वैसे ही ये कहते हैं कि जो परंपराएं उनका पालन करो, ज़्यादा मॉडर्न मत बनो। ठीक है, अपनी बेटी के बारे में भी कहते हैं कि जीन्स वगैरह पहनना है ना, ये छोटे कपड़े पहने, ये सब पॉसिबल, ये अलाउ नहीं है, ये फुल स्लिम पहनो, सब कुछ ऐसी बातें कहेंगे अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये उनको भी कहते हैं, मतलब कहते हैं कि संस्कृति में रहो, मर्यादाओं में रहो। इसलिए ये अपने बच्चों और पत्नी से परंपराओं का पालन करने के लिए कहते हैं। एक एक चीज़ सुनना, एक एक लाइन का आंसर है स्टोरी की तरह याद हो जाएगा। बड़ा ईजी है। पहला तो मेरे साथ याद हो गया ना कि यशोधर बाबू अपने, जैसा कि हर कोई पिता अपनी वाइफ और बच्चों से क्या चाहते हैं कि जैसा पापा कहे वैसा करे, बस पहली बात ये होगी। दूसरा, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या है, तो वो भी पता चल गया, मनोहर श्याम जोशी है। एक एक क्वेश्चन मिलेगा, अच्छे से समझना ना। और टॉप लेवल के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई में, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आरबीएसई में, बहुत सारे क्वेश्चन एमपी यूपी सारे बोर्ड के एग्जामों में क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये सब कुछ इसी में ही है और पूरा चैप्टर तो है ही है। तीसरा, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है, तो सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम यशोधर पंत है। क्यों, मतलब कथानक का मतलब है मेन, इसका हीरो कौन है, तो वो हीरो कौन है, यशोधर बाबू है। कथानायक का मतलब क्या हो जाएगा, नायक कौन है, तो वो यशोधर पंत है। ठीक है, फिर चौथा, यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे, बिल्कुल आपको पता है, किशन दा को। ठीक है, किशन दा को मानते थे। तो यशोधर बाबू किशन दा को अपना आदर्श मानते थे। किशन दा से ये बहुत कुछ सीखेंगे अपन, आगे सब कुछ पढ़ेंगे ना, किशन दा की क्या क्या विचारों उन्होंने अडॉप्ट किया, क्या क्या बातें मानी। तो किशन दा का इनके लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पांचवा, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर, ये क्या गवर्नमेंट नौकरी करते थे, तो सबसे पहले कौन सी पोस्ट पर नियुक्त हुए थे सबसे पहले, तो यशोधर बाबू सर्वप्रथम मेस के रसोई होते हैं ना, जो मेस खाना बनाने वाले, उनके बॉय, रसोई बॉय जो होते हैं, उसकी सर्विस पर पद नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो मेस के रसोई बॉय सर्विस, इस पोस्ट के ऊपर, इस पद पर नियुक्त हुए थे यशोधर बाबू। ये 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको हाथों याद हो गए होंगे। ठीक है, छठा, यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था, तो यशोधर बाबू का पूरा नाम था वाई डी पंत, वाई डी पंत नाम था। फिर यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई, चैप्टर की हेडिंग है ना सिल्वर वेडिंग, तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी, तो वो मनाई गई थी 25वीं। ठीक है, 25वीं वर्षगांठ यशोधर बाबू मनाई गई थी। आठवां, दफ्तर के बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए, बाबू जानते हो ना, क्लर्क, कलर की पोस्ट होती है, तो दफ्तर का मतलब ऑफिस हो गया। ऑफिस के जितने भी क्लर्क हैं उनको अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए थे। ठीक है, तो दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल 30 रुपए दिए थे। बड़ी जबरदस्त बात है भाई, खुद की सिल्वर वेडिंग है, 30 रुपए उन सबको दिए थे, 30 रुपीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वही है जो एक से बढ़ेगा, जो पूछे गए बोर्ड के एग्जामों में, हर स्टेट के लेवल पर, हर बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, फिर लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा, तो लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का मानस पुत्र कहा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, मानस पुत्र क्यों कहा वो भी पूरी सिस्टम समझ में आ जाएगा। मानस पुत्र कहा। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय है, तो कुमाऊं, यशोधर बाबू मूलतः कुमाऊं के रहने वाले थे। तो कितना ईजी है,
5 वो याद हो गए, 5 ये हो गए। क्या? पहली बार यशोधर बाबू नाम क्या था? वाई.डी. पंत। कौन सी वर्षगांठ मनाई? 25वीं। और उन्होंने अपने दफ्तर में जो ऑफिस में काम करने वाले बाबू थे वो कितने रुपए दिए? 30 रुपए। बाबू किशनदा का कौन सा पुत्र? मानस पुत्र। कहाँ के रहने वाले? कुमायूं के। पांचों के पांचों याद हो गए, मतलब कोई मुश्किल है भी नहीं। 10 क्वेश्चन तैयार हो गए। 11वां, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? ठीक है, तो सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को गाउन पहनकर दूध लाने की बात चुभी, कि गाउन पहन के कोई दूध लाने थोड़ी जाता है, घर के बाहर थोड़ी ये पहन के जाना चाहिए, सब बातें चुभी। ठीक है, तो ये बात इजी हो गई। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? तो यशोधर बाबू के 3 बेटे थे। ठीक है, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्ष थे? वो हमेशा कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार, गांधी जी वाली बात। यशोधर बाबू सादगीपूर्ण जीवन के पक्ष थे, फालतू के ये इस सिस्टम में ये मतलब कि बातें नहीं मानते थे। ठीक है, कि सब चोचले हैं ऐसा मानते थे। अगला, यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ देती थी, सीधी सी बात है। तभी तो यशोधर बाबू अपने बच्चों और पत्नी से थोड़े नाराज रहते थे, क्योंकि वो उनकी बातें नहीं मानते थे। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? यशोधर बाबू के बड़े लड़के को 1500, ठीक है, 1500 रुपये। 1500 का मतलब 1500, 1500 रुपये महीने के मिलते थे, उसकी नौकरी मिली। कितना इजी है, पांचों रिवीजन कर सकते हो। गाउन पहन के बाहर कौन सा दूध लाते? जब गाउन पहन के दूध लाने गए तो वो वाली बात चुभी। दूसरा, यशोधर बाबू के 3 बेटे थे। ठीक, किस प्रकार के जीवन? सादगीपूर्ण जीवन। पत्नी किसका साथ देती? बच्चों का। तीनों बड़े लड़के कौन सी नौकरी लगी? 1500 रुपये की नौकरी लगी थी बड़े बच्चे की। ठीक है, मासिक, ये हो गया। 15 होने के बाद में 16 देखो, यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? तो यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति अलगाव भरा। कहते हैं ना, अलगाव का मतलब उनको पसंद नहीं थे, वो पसंद नहीं आते थे। अलगाव भरा का मतलब जैसे उन अलग रहना चाहते थे, अलगाव में मतलब गुस्से में रहते थे, उतना अच्छा व्यवहार अच्छा नहीं था, तो अलगाव भरा व्यवहार था। एक तो प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है, एक अलगाव भरा होता है। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? तो 2 कमरे थे। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? तो सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को उपहार में ऊनी ड्रेसिंग गाउन, ठीक है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन दी थी। ऊनी ड्रेसिंग गाउन दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर जाकर क्या करते थे? तो बिड़ला मंदिर जाकर लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़ते, उनके चरणों में पड़े आशीर्वाद के फूलों को उठाकर चुटिया में खोंसते और महात्मा से गीत पर प्रवचन सुनते। ये सब बातें जैसा कि हर कोई मंदिर में जाता है वो सब सिस्टम करता है। इजी याद हो गया। बच्चों के प्रति अलगाव भरा व्यवहार, क्वार्टर में 2 कमरे थे, भूषण ने उनको ऊनी ड्रेस वो दी और आशीर्वाद फूलों से, ये सब बातें हो गई। 19 क्वेश्चन तैयार हो गए। 20वां, यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी में समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन देखे? तो यशोधर बाबू की पत्नी बुढ़ापे में भी वगैरह बाह का ब्लाउज, वगैरह बाहों का मतलब, तो वगैरह बाहों का मतलब था बिना बाहों का ब्लाउज पहनती थी। रसोई से बाहर दाल भात खा लेती थी, रसोई से बाहर का खाना भी खा लेती थी। ऊंची हील की सैंडल पहनती थी। ठीक है, होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाती थी। ये सब बातें यशोधर बाबू ने देखी। जैसे जैसे मतलब उनमें पत्नी के जो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इस सब से यशोधर बाबू जो बिल्कुल ही खुश नहीं थे, वो कहते थे कि ये सब चौचले, ये सब नहीं करना, बिल्कुल संस्कारी रहना है। ये सब ऊंची हील की सैंडल पहनना, बिना बाहों के कपड़े पहनना, ये सब सिस्टम, ये क्या लिपस्टिक वगैरह लगाना, ये सब सही नहीं है। तो इसका एक घोर विरोध करते थे, क्योंकि ये थोड़े पुरानी सोच के थे। किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने। ध्यान रखना, किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? मतलब किशनदा की हर बातें बहुत ज़्यादा इनके दिल में थी, यशोधर बाबू के। तो यशोधर बाबू की कौन सी बातें इनको अच्छी लगती थी, दिल में बसी हुई थी? तो ये थी कि कुर्ते पजामे के ऊपर, कुर्ता पजामा पहनते थे किशनदा, उसके ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी रख और पाँव में देसी खड़ाऊ। खड़ाऊ का मतलब होता है जो लकड़ी की चप्पलें होती है ना, जो आपने देखी होगी कुछ, जैसे भगवान के फोटो में देखी होगी, लकड़ी की चप्पल जो होती है। ठीक है, कुल मिला के उसका तला भी लकड़ी का, पूरे मतलब लकड़ी की बनी होती है, उसे खड़ाऊ बोलते हैं, लकड़ी की चप्पल। ठीक है, तथा हाथ में एक छड़ी है, भाई बड़ी नहीं, 6 कर लेना इसको। हाथ में एक लकड़ी छड़ी लिए हुए सुबह की सैर, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब निकलते थे तो किशनदा की छवि कभी भुला नहीं सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो यशोधर बाबू कितने मतलब कहते हैं ना पुरानी सोच के थे, कि बस कुर्ता पजामा पूरा फुल शरीर कवर हो, वो ऐसे कपड़े पहने हुए, मतलब पुराने मिजाज में, लकड़ी के, मतलब बिल्कुल देसी मर्यादा पुरुष की तरह, वो इनको पसंद था। इसलिए क्या कहा जाता है किशनदा कौन सी छवि? ये वाली छवि,
कि कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन, ठीक है, पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में एक छड़ी लिए सुबह की जब शहर पर निकलते तो किशनदा की छवि कभी नहीं भुला सके थे। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला, यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया था? जब किशनदा गांव सॉरी यशोधर बाबू जब किशनदा गांव चले गए थे तो उसके बाद में कौन कौन सी बातें इन्होंने अडॉप्ट करी? तो घर में होली गवाना जानते हो ना, होली जब होती है होली गवाते हैं, होली गवाना। जनेऊ पुण्य के दिन सभी कुमायूनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर बुलाना, ठीक है। ये से ब्राह्मणों में जनेऊ रखते हैं, जो आपने देखा होगा, जो शरीर के ऊपर ऐसा जनेऊ रखा जाता है, एक धागे जैसा ही होता है जो ऐसे पूरे शरीर पे यहाँ से लेके यहाँ तक जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण लोग। तो वो फिर वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, बदलते भी रहते हैं नया। तो इन सब को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर बुलाना, जो फंक्शन होता है बाकायदा। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, रामलीला भगवान की वजह से भक्ति भाव करो, उनके लिए एक सेपरेट कमरा दे दिया अपना कि वहाँ पर करो, ठीक है। आदि परंपराओं का पालन जो है ना वो यशोधर बाबू ने किशनदा के गाँव चले जाने के बाद में किया था। किशनदा अपने गाँव चले गए थे, उनकी सारी बातें यशोधर बाबू ने ऐसी खूब सारी बातें जो उनकी परंपराओं को अडॉप्ट किया, उनको माना। फिर 24, यशोधर बाबू के बच्चे उनसे सलाह करके कोई कार्य क्यों नहीं करते थे? कारण ये था कि उनके बच्चों की यही धारणा थी कि जिस बात को बब्बा जानते ही नहीं उससे उनसे क्यों पूछा जाए। मतलब पापा जी कुछ जानते ही नहीं यार, इसके बारे में क्या पूछना है, क्योंकि पूछ भी लेंगे तो पापा जी कौन सा हाँ कर देंगे, ठीक है, बच्चों को ये भी पता था। इसलिए उनसे पूछे बिना ही हर कार्य को करते थे, ये कारण है। क्योंकि उनके मन में ये था कि जो बब्बा हैं या जो पिताजी हैं वो बहुत पुरानी सोच के आदमी है, कुछ भी अभी इस मॉडर्न का हमें कुछ करने देंगे नहीं। कुछ पूछते हैं तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं जानते तो क्या पूछना। फिर यशोधर बाबू आधुनिक जीवन यानी मॉडर्न जो लाइफ है, आधुनिक जीवन का मतलब मॉडर्न लाइफ, इसके उपकरण जुटाने की होड़ में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, मतलब वही क्यों नहीं चाहते थे कि यार हमें थोड़ा मॉडर्नाइज होना चाहिए, आजकल तो हर तरह की हर मॉडर्निटी आ गई है, थोड़ा अपनाना चाहिए, थोड़े ऐसे अलग तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कारण ये था कि जो इंसान बहुत ज़्यादा गरीबी देखा हुआ हो वो एक एक पाई को बचाता है और वो हर चीज़ को समझता भी है। और लाइफ में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, गरीब इंसान ही गरीबी को समझ सकता है, किसी भी गरीब को। जो अमीर घर में पैदा हुआ वो ज़िंदगी में कभी ये नहीं देखा कोई गरीबी होता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, इतना भी कोई गरीब हो सकता है। जबकि इतने गरीबी हमारे देश में है कि 2-2 दिन से भूखे भी लोग हमारे देश में मिल जाएंगे। ऐसे लोग भी है खाने के लिए दाना नहीं मिलता शाम तक। लेकिन जो अमीर घर में पैदा उनको नहीं पता कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें क्या पता, उनको तो बस आते ही कहते हैं कि महलों में जन्म हुआ, एक पूरी नौकर चाकर उनकी सेवा कर रहे हैं, वो चीज़ें तो उनको नहीं पता चलती। इसलिए जिसने गरीबी देखी है वो इस बात को समझ सकता है। तो यशोधर का बचपन गरीबी में बीता, और दूसरी बात गाँव के आंचल में बीता, ग्रामीण आंचल में बीता था। दिल्ली आकर भी किशनदा के आदर्श जीवन से प्रभावित थे। अब हालांकि वो जैसे ही शहर में आए, दिल्ली आए नौकरी करते दिल्ली में, तो दिल्ली जब आए लेकिन यहाँ मिल गए किशनदा। अब किशनदा फिर वही वैसे आदमी पुराने गांव के मिल गए इनको, तो बस इनको तो वही मिल गया, उनसे उनके जीवन से प्रभावित हो गए। तो दिल्ली में लोगों को उनको किसी को नहीं देखा, सिर्फ किशनदा को देखा। तो पहले तो गांव के थे ही थे, वही मेंटलिटी सोच भरी हुई थी, यहाँ आते ही फिर किशनदा जैसे आदमी मिल गए तो ये प्रभावित है। अतः आधुनिक जीवन के उपकरण जुटाने की उनका कोई ही रुझान हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि गरीबी देखी है इन्होंने। यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा? यशोधर डेमोक्रेट है, अपनी पत्नी तथा बच्चों पर अपनी बातें थोपते नहीं और उनको अपनी तरह जीने की छूट देते हैं। ऐसी बात नहीं, वो कोशिश करते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना, ऐसा भी नहीं है जैसे बच्चे या उनकी वाइफ नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं लड़ते थे, कोई बात नहीं, अलगाव भरी बात उनको रहते थे, हालांकि उनसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे, लेकिन हाँ उनको छूट देती कि आप ठीक है, आप अपने हिसाब से करो, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। अतः कहा जा सकता है कि उनका व्यवहार सभी के प्रति सम्मान और सहानुभूति का है। 27 देखते हैं, यशोधर बाबू दफ्तर में अपने मातहतों से कैसा व्यवहार करते हैं? या फिर यही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सिल्वर वेडिंग के आधार पर सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत और उनके सहयोगी कर्मचारियों के परस्पर संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशोधर बाबू अपने मातहतों से दफ्तर में एक दूरी बनाकर रखते थे। मातहतों का मतलब ये हो गया कि अपने जो साथी हैं, जो नौकरी करते हैं, बाबू क्लर्क, ठीक है, उनसे दूरी बनाकर रखते थे। वे स्वयं 5:30 बजे तक दफ्तर में बैठते थे। जाते समय हल्की चुटीली बात करके बाबुओं से दिन भर की कटुता और हल्का करते थे। पूरे दिन भर काम करते, दूरी बना के रखते, उनको पता था कि ज़्यादा बातें करूंगा तो ऑफिस में काम नहीं। ईमानदार थे बहुत ज़्यादा। 5 बजे की जगह 5:30 तक दफ्तर में बैठते थे और जाते समय थोड़ी सी हल्की, कहते ना कि मजाक लास्ट में करते थे। ये अच्छी आदत है। अगला, यशोधर बाबू के बच्चों के व्यवहार की किस प्रवृत्ति को उचित नहीं कहा जा सकता?
पिता की उपेक्षा और अपमान करने की प्रवृत्ति को आपत्तिजनक व्यवहार कहा जा सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ, पिता की बातें चलो ठीक है, इनकी थोड़ी पुरानी थिंकिंग थी, लेकिन हर बात की उपेक्षा करना, उनसे बात नहीं करना या फिर उनसे बिना पूछे कुछ काम कर लेना, वो पिता की उपेक्षा होती है। उपेक्षा का मतलब बात नहीं मानना, उपेक्षा उनका अपमान करने की जो प्रवृत्ति वो ठीक नहीं थी। अगला 29वां, सिल्वर वेडिंग पार्ट के यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। उन्हें आधुनिक पहनावे, पश्चिमी जीवन शैली, मतलब वेस्टर्न जो है, अपने अब इंडिया के अंदर जितना भी पहनावा वेस्टर्न का आ गया अब, ठीक है, वरना पहले अपना पहनावा अलग था, तथा रहन सहन से नफरत है। समझ गए? यानी पहली बात तो जो मॉडर्न है लोग हो जाते हैं, वो पहनावा इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। पश्चिमी जीवन जो शैली है बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका जो रहन सहन है मतलब बिल्कुल नफरत करते हैं लोग, ये बाबू यशोधर बाबू। अतः वे समय के साथ ढल सकने में सक्षम या समर्थ नहीं हो पाते हैं, वो नए टाइम के अकॉर्डिंग ढल पाते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि टाइम के अकॉर्डिंग इंसान को थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुरानी डरे पे चलना भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि एक समाज के अंदर अपन को थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हुए चलना पड़ता है हर तरह से, इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इंसान में बदलाव आना जरूरी है। 30वां, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है? तो इस कहानी की मूल संवेदना पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को माना जा सकता है। बिल्कुल सही है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इनके दोनों बच्चों इन पर था, यशोधर बाबू पे था, ठीक है। और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव या फिर वेस्टर्न या मॉडर्नाइज का थोड़ी मॉडर्न या आधुनिक का जो प्रभाव था वो इनके बच्चों और वाइफ पर था। तो सिर्फ मूल संवेदना यही रहेगी कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है मेन, क्योंकि पूरी कहानी यशोधर बाबू की 25वीं वर्षगांठ के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है, सालगिरह से टिकी हुई है। और उस टाइम के पहनावे से, उनके केक खाने से, इन सबसे नफरत करेंगे भी, आगे पढ़ेंगे अपन, इसी पर घूम रही है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति है, बिल्कुल रूढ़िवादी सोच इसके ऊपर ये पूरी जो स्टोरी है वो कहानी का मूल भाव है। क्या पीढ़ी के अंतराल को सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है? पीढ़ी का अंतराल, ठीक है, एक पीढ़ी का अंतराल मतलब कैसे कि जैसे इनके दादाजी की पीढ़ी है, फिर मान लीजिए यशोधर बाबू वाली पीढ़ी, उनके बाद उनके बच्चों की पीढ़ी, एक पीढ़ी का अंतर हो गया, आने वाली पीढ़ियां और ज्यादा मॉडर्न हो जाएगी वैसे। तो कहानीकार ने सिल्वर वेडिंग को आधार बनाकर दो पीढ़ियों के विचार भेद का चित्रण किया है। बिल्कुल, कौन सा? एक तो इनके पिताजी यशोधर बाबू खुद, और यशोधर बाबू के बेटे वो दूसरी पीढ़ी। दोनों का ये मतभेद विभिन्न अवसरों पर प्रकट हुआ है, अतः पीढ़ी अंतराल को कहानी की मूल संवेदना मानना अनुचित है, अनुचित नहीं है, अनुचित नहीं है, सही है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं उचित है, इस इतने की बजाय आप उचित भी लिख सकते हो, उचित है, उचित है, ठीक है, ये बात है। अगला, यशोधर बाबू व उनके अपने बच्चों का आपस में कैसा व्यवहार था, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए। तो यशोधर बाबू का व्यवहार अपने बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण नहीं है, तो उनके बच्चों का व्यवहार भी उनके प्रति आदर का नहीं है। दोनों ही बातें, पिता बच्चों से प्यार नहीं करते तो स्नेहपूर्ण नहीं है, और उनका भी, उनके बच्चों का भी उनके पिता के प्रति व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है, आदर का भाव नहीं है। 33, दफ्तर से जाते समय यशोधर बाबू क्या करते थे? दफ्तर से जाते समय यशोधर बाबू अपने जूनियर जो भी होते थे उनसे कोई मनोरंजक बात कहकर अपने दिन भर के शुष्क व्यवहार को हल्का फुल्का बनाने की चेष्टा करते थे कि यार दिन भर थक ली, लास्ट में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते थे, थोड़ी कोई छोटी मोटी चुटकुला कुछ कह देते, उनसे उनको हंसी आ जाती, थोड़ी खुश हो जाते और चले जाते। और फिर भी बता दूं कि कोई भी अपना ऑफिस का कोई बॉस हो और वो बॉस जाते टाइम शाम को आपसे हंस के बात कर देता है कि वाह आज तो बहुत अच्छा काम किया, तो भी उन मेरे हिसाब से कर्मचारी काम करने वाले दिल खुश हो जाता है, वही वाली चीज़ है। तो ये हंस के कुछ मजाक कर लेते तो दिन हल्का हो जाता। किशनदा ने यशोधर बाबू की किस प्रकार सहायता की? किशनदा ने तो यशोधर बाबू को उन्होंने अपने क्वार्टर में आश्रय दिया, पहली बात तो, ठीक है, क्वार्टर में रखा। उन्हें सभी की रसोई बनाने का काम सौंपा। किनको? यशोधर बाबू को। अपने पास से 50 रुपए देकर घर भिजवाए थे, ठीक है। बाद में नौकरी लगवाकर घर बसा रहने योग्य बनाकर अपने यहाँ भेजा, इतना काम किया। यशोधर बाबू गांव से निकले, यशोधर बाबू के पास में कोई नौकरी नहीं थी, तो इन्होंने एक रसोइये का काम पकड़ा, और वो काम पकड़ा, फिर इन्होंने काम पकड़वाया किशनदा ने। किशनदा ने उनको रसोइया मतलब खाना बनाने के लिए काम सौंपा, अपने क्वार्टर में जगह दी, उसके बाद में नौकरी लगवा दी। तो मतलब प्रॉपर तरीके से इतना सारा काम जो है किशनदा ने यशोधर बाबू के लिए किया। यशोधर बाबू अक्सर घर देर क्यों लौटते थे? अब समझ गए होंगे, कोई भी इंसान अपने घर लेट क्यों जाएगा? जब या तो उसकी वाइफ उससे नाराज चलती हो, या फिर उससे बातें नहीं करती हो, या बच्चे उससे प्यार नहीं करते हो, सेम वही हुआ। जल्दी घर आने पर किसी भी बात को लेकर विवाद होने की संभावना रहती थी, और यशोधर बाबू लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सोचते कि ठीक है लेट जाएंगे, चुपचाप खाना खा के सो जाएंगे। पारिवारिक विवाद होने से बचने के लिए, पारिवारिक विवादों से बचने के लिए यशोधर बाबू देर घर से
मतलब घर से देर आते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट है, 2-3 बार बोर्ड में पूछा गया है। फिर सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें किसी काम को दृढ़ निश्चय के साथ करने की शिक्षा जो है वो इस कहानी से हमें मिलती है। दृढ़ निश्चय के साथ में कोई भी काम करो, चाहे यशोधर बाबू थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो वो वाली चीज़ इस वेडिंग कहानी से हमें दृढ़ निश्चय के साथ में काम करने की वो मिलती है। 37, यशोधर बाबू किशनदा को अपने घर में जगह क्यों नहीं दे पाए? तो यशोधर बाबू किशनदा, सोचो कि किशनदा को यशोधर बाबू ने यहाँ जगह दिलाई थी, बाद में किशनदा गाँव चले गए, तो यशोधर बाबू अपने परिवार सहित सरकारी क्वार्टर में रहते थे, अतः किशनदा को वहाँ न ठहरने की उनकी मजबूरी थी, क्योंकि परिवार के साथ में रहना, फिर एक अलग इंसान साथ में कोई रहता है तो वो सही नहीं रहता, तो मजबूरी थी, वे चाहते हुए भी किशनदा की सहायता इस मामले में नहीं कर सके। फिर क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही नहीं पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती? यशोधर बाबू के इस विचार से उनकी किस मनोदशा का पता चलता है? ये तो हर कोई आपने सुना होगा, कभी कभी अपने पिता से भी सुना होगा कि क्या मतलब है, इससे बढ़िया शादी नहीं होती तो इस लफड़े में जंजाल में नहीं पड़ता, खुश रहता मेरा अकेला। वही चीज़ ये कि पूरी लाइफ में मैं कम्युनिटी को दे देता, पूरे समाज को दे देता, समाज सेवा करता, ठीक है, और कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है। तो यशोधर बाबू के इस विचार से ये पता चलता है कि वह अपनी गृहस्थी से प्रसन्न और संतुष्ट नहीं है, गृहस्थ जीवन से संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, अपने बच्चों और पत्नी की जो उपेक्षा कर रहे हैं वो उनके व्यवहार से वे मन ही मन दुखी रहते हैं। तो ये अपने आप पता चल रहा है। अगला 39, वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें, यशोधर बाबू किन बातों को वानप्रस्थ के लिए निर्धारित मानते हैं तथा क्यों? वानप्रस्थ का मतलब समझते हो ना? देखो, वानप्रस्थ का मतलब जैसे जंगल के अंदर चले जाना, वानप्रस्थ यानी कि वान को प्रस्थान कर जाना, मतलब जंगलों में बस अब ठीक है कि भाई सेवा करेंगे, भक्तिभाव करेंगे वो। तो धार्मिक बातें वानप्रस्थ लेने के बाद के लिए निर्धारित हैं, यानी कि वहाँ पर फिर धार्मिक बातें होगी, धर्म होगा, भक्तिभाव की बातें होगी, परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि फिर तो वो कहते हैं ना घर त्याग हो गया, वो होकर वानप्रस्थ लेकर इन बातों में उनका मन लग सकेगा। ऐसा बार बार कहते हैं, तो इससे इस लाइफ से तो बेटर है कि वानप्रस्थ हो जाएं, मतलब घर को छोड़ दें और वानप्रस्थ हो जाएं, वहीं पर भक्तिभाव करें, कुछ धार्मिक बातें करें, बस ज़्यादा बेटर होगा। 40वां, किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो किशनदा की दयालुता एवं सामाजिकता की छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। ये चीज, एक चीज वो वहां थे अलग थी, जो किशनदा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किशनदा को यशोधर बाबू को किशनदा कौन सी चीज है वो ज्यादा अच्छी लगती थी? वो पहनावा अच्छा लगता था, एक ये भी उनकी दयालुता और सामाजिकता की छवि ये भी उनको पसंद थी। फिर कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया यानी कि व्यंग्य कर देते थे, व्यंग्यात्मक कहते थे? तो वो कहते हैं जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, ये अपने बेटों को कहते थे। ये तो तंज तो हमेशा आप भी सुनते होंगे कि बेटा जब तक बाप है जब तक कमाई, मतलब कैसे बाप की कमाई खा रहा है, तो वैसे ही जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, फिर जिस दिन तू खुद कमाई खाएगा पता चल जाएगा क्या मामला है, ठीक है, ये वाली। और यशोधर, अगला 42वां, यशोधर बाबू अपनी घरवाली की आधुनिकताओं सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? तो यशोधर बाबू, क्योंकि उनकी वाइफ थोड़ी मॉडर्न होने लग गई थी यहाँ सिटी में आके, तो उनको अच्छा पसंद नहीं था, तो ये इनको मजाक करते थे, फिर मजाक उड़ाते उसकी कि यशोधर बाबू ये कहते थे कि शानियत बुढ़िया, ठीक है, बूढ़ी हो गई लेकिन फिर भी वही ऊंची हिल की पहनना, बिना बाजू के, मतलब वो पहनना सब। तो यशोधर बाबू शानियत बुढ़िया, चढ़ाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुआ से लोग करे तमाशे, क्या शानदार, बूढ़ी मुंह मुआ से लोग करे तमाशे, ये सब कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। क्या क्या? शानियत बुढ़िया, चढ़ाई का लहंगा, बूढ़ी मुआ से लोग करे तमाशे, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ये 3 वैसे तंज कसते थे, उसमें मजाक टॉन्ट कसते थे। 43, सिल्वर वेडिंग से इस कहानी का क्या आशय है? यशोधर बाबू की शादी के 25 साल पूरे होने पर मनाया जाने वाले समारोह को इस कहानी का मेन जो सिल्वर वेडिंग का आशय रखा गया है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सिल्वर वेडिंग की हेडिंग जो है ये शीर्षक क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू की शादी की 25 सालगिरह थी, इसको ही इसका टाइटल रखा गया है, ठीक है। 44, यशोधर बाबू अपनी सिल्वर वेडिंग पर केक क्यों नहीं खाते हैं? देखो, आपने भी सुना होगा अपनी दादी वगैरह जो केक नहीं खाती है, कहते नहीं इसके अंदर अंडा है, किसी ने वो कह दिया तो अब आपको पता है वो नहीं खाती। वही इनके मन में, इन यशोधर बाबू के मन, वो है ना, मन से वो संस्कारी बहुत ज़्यादा है, वे मन से संस्कारी है, वे विलायती परंपराओं को निभाने में संकोच करते हैं। वो कहते हैं ये केक वे कोई मतलब नहीं है, बर्थडे मनाना ये सब गलत है, कुछ नहीं है मतलब। इन विलायती परंपराओं से निभाने में संकोच करते हैं और केक में अंडा होगा ये उनको डाउट है, इसलिए वे केक नहीं खाते, ठीक है।
यशोधर बाबू ने क्या कल्पना की थी? यशोधर बाबू को आपको पता क्वार्टर मिल गया था, नौकरी लगने की वजह से क्वार्टर मिल गया। उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई बेटे की नौकरी लग जाएगी तो ये क्वार्टर अपना यहीं का यहीं रह जाएगा, ये उनके मन में थी। उन्होंने कल्पना की थी कि उनके रिटायर होने से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी लग जाए तो क्वार्टर उनके पास ही बना रह जाएगा, क्योंकि इसी डिपार्टमेंट में लग जाएगा, कोई कलर के बाबू की नौकरी कर लेगा तो ये यहीं पर क्वार्टर मिल जाता है, तो यहीं कहीं रह लेंगे अपन। अगला, यशोधर बाबू लड़की की ड्रेस के मामले में क्या चाहते थे? तो ये मैंने कहा था ना, तो यशोधर बाबू लड़की की ड्रेस के संबंध में ये चाहते थे कि वह जींस, पतलून, बिना बाहें का टॉप आदि न पहना करें। बिल्कुल ये संस्कारी बात नहीं है, ठीक है। अगला, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? बिल्कुल बड़ी चीज है। यशोधर बाबू जो ये कहानी है ये समाज के किस एक बड़े ग्रुप की ओर इंगित कर रहे हैं? आप समझ गए होंगे, उन सभी युवाओं की तरफ इंगित कर रहे हैं जो ऐसे सब कपड़े पहनते हैं या फिर ऐसी मॉडर्न लाइफ जीते हैं, उन सब की बात। तो यशोधर बाबू के रूप में कहानीकार समाज के मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य वर्ग का मतलब जो जवान बच्चे हैं उनकी प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये पात्र मन से सुविधा भोगी रहना चाहता है, लेकिन आदर्श रूप में साधारण मध्य वर्ग का प्रतिनिधि भी करता है। हाँ, वैसे तो ये सुविधा भोगी रहना चाहता है, लेकिन आदर्श रूप में कहा जाए तो साधारण मध्य वर्ग, क्योंकि यशोधर बाबू बिल्कुल सिंपल लाइफ से विश्वास करते हैं कि ये फालतू के चौंसले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साधारण परिवार से, ठीक है। तो ये टॉप लेवल के 47 क्वेश्चन जो हैं, 47 क्वेश्चन मैंने आपके एक एक नंबर सेलेक्ट किए हैं। इन 47 क्वेश्चन को ढंग से ईमानदारी से समझ के जो कर गया 101% कोई भी क्वेश्चन, और मेरे साथ ही आपको याद भी हो गए होंगे। बस अब कुछ 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बड़े वाले, ठीक है। यश जो आपकी चैप्टर के पीछे दे रखा है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू की वाइफ तो देख लो यहाँ आने के बाद में बिल्कुल मॉडर्न हो गई, लेकिन यशोधर बाबू तो वैसे के वैसे ही है, ऐसा क्यों? तो आंसर देखते हैं। यशोधर बाबू अल्मोड़ा के रहने वाले पहाड़ी व्यक्ति थे, जो कि कुमाऊं, देखो हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय के अंदर, कुमाऊं हिमालय पोर्शन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपन, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, और वहां पर ये कुमाऊनी संस्कृति है, वहां पर रचे हैं, मतलब जैसी जहाँ संस्कृति है वो वैसी संस्कृति है। ये एक जीन्स से पहनना, हील वाली कप, ये वो सैंडल पहनना, इन सब संस्कृति वहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसलिए वो कुमाऊनी संस्कृति बिल्कुल रचे पचे हैं, मतलब वहीं पर जन्मे, उन्हीं को संस्कृत रोम रोम में है, वो नहीं निकलती। जबकि उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों में किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी, है ना। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कार में, पहले तो वो आधुनिक नहीं थी, उनकी वाइफ भी वैसी थी, बिल्कुल गाँव की, संस्कार नहीं थी, मतलब मूल संस्कार जो थे उसके वाइफ के, उनकी पत्नी के, वो खुद के भी, वो भी उनके वहीं के थे। लेकिन यहाँ आने के बाद में, लेकिन अपने बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी के कारण उन्होंने आधुनिक जीवन अपना लिया। लेकिन उनकी माँ है ना, मतलब इनकी वाइफ, बच्चे आजकल के मॉडर्न है, तो बच्चों की तरफदारी करने के लिए, बच्चों की बात मानते हुए उनकी माँ है पूरी मॉडर्न हो गई, क्योंकि पापा पर जोर चलता नहीं बच्चों का, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को पूरा आधुनिक बना लिया, ठीक है, ये चीज़ है। शादी के बाद यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत थी कि उस समय पति ने उनका पक्ष कभी नहीं लिया, ठीक है, बस जिठानियों की चलने दी। बुढ़िया ताई पर लागू सभी नियमों का उन्हें पालन करना पड़ा, अतः विद्रोह स्वरूप वे समय के साथ ढलने में सफल हुई। यशोधर बाबू पर किशनदा के सिद्धांत, यहाँ तक देखो, ये तो उनकी वाइफ की बात हो गई। थोड़ा बहुत मनमुटाव यह था कि जब वो ताऊजी उनके बेटे साथ में रहते थे तो जैसा वो जेठानी कहती थी वैसा ही काम होता था, लेकिन थोड़ा विद्रोह स्वरूप इसके बातें उस टाइम की मेरी बात नहीं सुनी जाती, ये सब बातें, इसलिए थोड़ा अलग तरह की लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए थोड़ा ये भी इस पर टाइम के अकॉर्डिंग डल गई। लेकिन यशोधर बाबू जैसे यहाँ पर उनको तो किशनदा की इफेक्ट पड़ गया, किशनदा बिल्कुल गाँव के लोग थे, तो किशनदा के सिद्धांतों को मानने की बाध्यता थी, अतः वे आधुनिक बाध्यता क्यों थी? क्योंकि किशनदा ने ही यशोधर बाबू को यहाँ पर पूरा सेट किया था, वो उन्होंने नौकरी दिलवाई, उनके बाद मतलब काम भी शुरू होने दिया, उनके क्वार्टर में उनको रखा गया, इसलिए किशनदा को मानना जरूरी थी, बाध्यता थी, अतः वे आधुनिक नहीं बन पाए। मैट्रिक पास करते ही वे दिल्ली आकर किशनदा के 3 बेडरूम वो के क्वार्टर में रहे। किशनदा की परंपरा कुमाऊनी संस्कृति को विरासत मानकर यशोधर बाबू ने सदैव अपनी पत्नी और बच्चों से उसका पालन करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी एक नहीं चली। ये सब कारण था। तो मेन कारण है उनकी संस्कृति, क्योंकि ये कुमाऊनी संस्कृति में रचे पचे, इसलिए वो पूरा असर था। फिर यहाँ जैसे शहर में आए तो किशनदा की सारी संस्कृति थी वो भी कुमाऊनी थी, उसको मानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इनको लाके सेट किया, तो उसको कैसे बुलाया जा सकता है। और उस अकॉर्डिंग अपने बच्चों को, वाइफ को करना सेट करना चाहते, लेकिन नहीं हुए।
फाइनली उनकी वाइफ तो हो गई, क्योंकि वो उन्होंने घर में क्या है शुरू से ही उतना प्यार देखा नहीं, क्योंकि जेठानी थी उनकी चलती थी, इस वजह से थोड़ा विद्रोह स्वरूप कुछ ऐसा था इसका, तो वो तो समय के साथ ढल गई। ठीक है, फिर अभी पूरा नहीं हुआ है। यशोधर बाबू आधुनिक संस्कृति को स्वयं नहीं मानते थे, पर उसका विरोध भी नहीं करते। ऐसा हाँ, वो ये नहीं कहते थे कि आपको नहीं करना चाहिए, विरोध भी नहीं करते थे, बस ये कहते थे कि मैं ये चाहता हूँ। हालांकि वो कहते थे मॉडर्न हो तो कोई बात नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा। ठीक है, और इस प्रकार यशोधर बाबू मध्यवर्गीय संस्कारों के संवाहक होने के कारण स्वयं तो आधुनिक नहीं बन पाए, जबकि उनकी पत्नी ने आधुनिक जीवन अपना लिया। वह होठों पर लाली लगाती, बाहें रहित ब्लाउज पहनती, वेडिंग पार्टी में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। यशोधर बाबू ऑफिस में अपने अधीनस्थों को चाय पानी हेतु 10-10 के 3 नोट तो दिए, पर स्वयं चाय पार्टी में जो भाग नहीं लिया, भाग कर लेना ना, भाग नहीं लिया। वह मंदिर जाते थे, प्रवचन सुनते थे और गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ते थे। अपने घर पर आयोजित सिल्वर वेडिंग, ये भाई पूरा कर लेना, सिल्वर वेडिंग है ना, सिल्वर वेडिंग पार्टी में स्वयं भाग नहीं लिया। ये सब उनके आधुनिक न बनने के लक्षण हैं। इसका प्रमुख कारण किशनदास संस्कारी विरासत को मानना है, अतः वे स्वयं को बदल पाने में समर्थन। तो मेन कारण अगर वन लाइन में कहा जाए तो पहला तो यह था कि इनके ऊपर कुमाऊनी संस्कृति का प्रभाव था, दूसरा किशनदा का सबसे बड़ा प्रभाव था। किशनदा की सारी बातें और किशनदा की संस्कृति को मानना इनके लिए बाध्य था, क्योंकि उन्होंने ये सबको यहाँ पर सेट किया था, इसलिए अपने आप को नहीं डाल पाए। सिल्वर वेडिंग पार्टी में भी नहीं गए, खुद की सिल्वर वेडिंग थी, 25 वर्षगांठ थी, फिर भी ये इन्होंने उसको भी नहीं गए। फिर पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या सकती हैं। तो यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पाठ में जो हुआ होगा, ये सेंटेंस है, जो हुआ होगा, वाक्य की आप कितनी अर्थ या कवि छवियां निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अपन। यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। रिटायर होने के बाद में इधर उधर भटकने के पश्चात वे गांव चले गए, जहां 1 साल बाद उनकी मृत्यु बिना किसी बीमारी के हो गई, क्योंकि समझते हैं इंसान घुट घुट के नहीं रह सकता, कितने दिन घुट के रहेगा वो, और फिर वो मर जाता है। ठीक है, खुशी के दिन तो कहते हैं 10 दिन ही बहुत है, लेकिन वही वाली चीज इधर उधर भटकते हैं, बाद में गाँव चला गया था, फाइनल 1 साल बाद मर गए। यशोधर बाबू के पूछने पर उनके एक बिरादर ने उनकी मृत्यु के बारे में रूखा सा जवाब दे दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। ये सेंटेंस समझना, जो हुआ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हुआ होगा से आप कितने सेंस निकाल सकते हो। एक सेंस तो ये निकाल दिया यशोदा बाबू की मृत्यु के बारे में, क्योंकि किसी ने वहाँ कोई बिरादरी के एक व्यक्ति था, उसने पूछा कि यशोदा बाबू की मृत्यु कैसे हुई, कि पता नहीं। अब आप समझ जाओ, इसका मतलब ये है कि क्या वजह रही थी कि वो इधर उधर भटकते रहे, बच्चों का, वाइफ का प्रेम नहीं मिला इनको। ठीक है, तो जवाब दिया कि जो हुआ होगा यानी पता नहीं क्या हुआ। ठीक, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते या परिवार नहीं होता, रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही उनकी मौत हो जाती है। समझ गए, जो हुआ होगा वाक्य से यह भाव प्रकट होता है कि वृद्धावस्था में घर परिवार और बच्चों के बीच रहने से सुरक्षा रहती है, नहीं तो बिना कारण लोगों की उपेक्षा और उदासीनता के बीच जो हुआ होगा यानी पता नहीं क्या हुआ से मृत्यु हो जाती है। कहते हैं ना कि चाहे जवानी जब रहती है तब तो किसी की जरूरत ज़्यादा पड़ती नहीं, क्योंकि वो जोश अलग होता है, उस टाइम इंसान को ज़्यादा ये सोचता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में घर परिवार की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, वरना अकेलेपन में कहते हैं ना बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, इंसान मर जाता है। पर लास्ट में बुढ़ापे के दिनों में तभी कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग जो अपने दादा दादी हैं उनकी बहुत सेवा करनी चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे जैसा मन हो जाता है उनके बाद उनका। क्योंकि आप अपने आप को समझो कि अपन अगर बूढ़े हो गए तो उसके बाद में क्या लगता है कि अब तो बूढ़े हो गए, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जमाने के दिन भी याद आते हैं और उसकी टेंशन कर करके भी इंसान मर जाता है। तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जब परिवार छोटे बच्चे पास रहते हैं तो उनका थोड़ा मन लगा रहता है और वो अपने आप को जवान सा फील करते हैं। तभी आप देखना कि बूढ़े लोग कितने भी हो जाओ, दादा दादी नाना नानी छोटे छोटे बच्चों को पूरे पूरे दिन बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनका मन बच्चों जैसा हो जाता है। उस टाइम बहुत ज़रूरत होती है छोटे बच्चों की, अपने बेटों की, अपने पोतों की। इसलिए हमेशा अपने बुजुर्ग जो भी हो, दादा दादी हो, नाना नानी को हमेशा अपने जितनी कोशिश अपने पास रखो और उनसे बातें क्या करो, हमेशा करनी चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। ठीक है, दूसरी बार, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, सब बड़े बड़े क्वेश्चन है। दूसरी बार जब यशोधर बाबू घर पर ध्यान लगाकर बैठे थे, किशनदा उनके ध्यान में आए। बातचीत उनसे पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। तो किशनदा ने उत्तर दिया, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो। ठीक है, अमीर हो या गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। मरते कौन है
कि जो हुआ होगा, मरते सब इससे ही है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा इस दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ, अपना नियम अपना हुआ। इस प्रकार जो हुआ होगा वाक्य मृत्यु और जीवन के रहस्य को इंगित करने वाला वाक्य है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका कोई कारण नहीं होता। ठीक है, लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू के माध्यम से इस कथन को उजागर किया है। बच्चों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से तथा अपनी पत्नी द्वारा मातृसुलभ मोह के कारण, मातृसुलभ का मतलब होता है अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा प्यार, जैसा सबके हर माँ का होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पति को भूल जाए, वो गलत चीज है, के कारण बच्चों की हर सही या गलत बात का समर्थन करने तथा उनके प्रति उदासीनता दिखाने। बच्चों की तो हर बात हाँ में हाँ, लेकिन उनके प्रति, हस्बैंड के प्रति उदासीनता दिखाने से व्यतीत होकर यशोधर बाबू जो हुआ होगा से ही अपनी मृत्यु देखते हैं। इस वाक्य से इस प्रकार की छवियां ही प्रकट, और पूरी की पूरी छवियां आपको याद करनी है। बड़ा क्वेश्चन इसमें अगर आता है 6 नंबर का, तो ये प्रॉपर आंसर आपके सही बैठता है। ठीक है, काफी इजी है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो यशोधर बाबू आदर्श पुरुष किशनदा के नियमों और सिद्धांतों का पालन करने वाले उनके पटु शिष्य हैं, मतलब कि 100% शिष्य हैं। सामाजिक जीवन में जो कार्य सिद्धांत विरुद्ध होते थे, यशोधर बाबू उनके लिए समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग करते थे। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया, समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब ये हो गया कि जो भी चीज उनको ऐसा लगता था कि समाज के अकॉर्डिंग नहीं, संस्कारों की नहीं हो रही, तो ये बस वो कहते थे कि नहीं, ये सही नहीं है वाक्यांश। ये वाक्य वास्तविक रूप से उनके व्यक्तित्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, कोई भी इंसान किसी चीज की ज्यादा वो करता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब उसकी व्यक्तित्व से, कि उसका कैसा व्यक्तित्व है इंसान का, उससे पता चलता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व में पुरानी मान्यताओं और नवीन विचारों के द्वंद्व होना स्पष्ट। द्वंद्व का मतलब है कि एक तो नवीन विचार अभी के मॉडर्न, और पुराने, दोनों के बीच में द्वंद्व है। ये पुरानी मान्यता को मानते थे, इनको बिल्कुल नहीं मानते थे, इसलिए इनके द्वंद्व जो होना स्पष्ट दिखाई देता है। वह नए विचारों और रीतियों को समहाउ इम्प्रॉपर मानते। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि वो प्रॉपर नहीं है, समहाउ इम्प्रॉपर। ठीक है, मानते हैं, मानते तो हैं, किंतु एनीवे उनको स्वीकार भी कर लेते हैं, किंतु एनीवे उनको स्वीकार भी कर लेते हैं, उनका स्पष्ट विरोध नहीं करते। आज मतलब कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, एनीवे ये चीज है। हाँ, समहाउ इम्प्रॉपर यानी कि वो हर चीज को ये कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि विरोध करते। वो कहते थे कि ठीक है मॉडर्न जो भी, लेकिन सही नहीं, लेकिन हाँ ठीक है आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ये चीज थी उनकी। ठीक है, मतलब ये चीज होगी वाक्यांश यशोधर बाबू के चारित्रिक, हाँ ये हो गया, चारित्रिक वैशिष्ट्य को व्यक्त करने लगा वाला तो है ही, कहानी के कथ्य को भी सशक्त तरीके से आगे बढ़ाने वाला है। लेखक ने कथानायक यशोधर बाबू के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए इस तकिया कलाम का उनके द्वारा बार बार प्रयोग करना दिखाया है। इससे परंपरा आधुनिकता के बोझ तले दबे यशोधर बाबू के व्यक्तित्व में आकर्षण निरंतर विकसित हुआ है। इसी से कहानी का क्रमिक विकास होते होते उद्देश्य की प्राप्ति जो संभव हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, लेकिन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से देखना आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था अपना, ये वाला सेकंड, और अब फोर्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन को दिन देने में किसका योगदान रहा और कैसे? तो यशोधर बाबू की कहानी में किशनदा का स्थान महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अपन ने देखा था, क्योंकि 10वीं पास करते ही पूरी बात वही रिविजन होगी अभी जो पढ़ा था अपन ने। मैट्रिक पास करके दिल्ली आए पहाड़ी गांव के निवासी यशोधर बाबू को उनके क्वार्टर में ही शरण मिली, उनके अधीन रहकर उन्हें नौकरी मिली, और विवाह के बाद में विवाह उपरांत, मतलब विवाह के बाद में भी प्रतिदिन उनके मार्गदर्शन में ही उनका जीवन गुजरा। किशनदा की मृत्यु के बाद भी उनके आदर्श यशोधर बाबू के मार्गदर्शक बने रहे। हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के आदर्श पुरुष कुछ ना कुछ लाइफ में किसी न किसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में होता है। एक पुरुष, एक इंसान ऐसा आ जाता है जो एक लाइफ बदल देता है, अपनी सोच बहुत ज़्यादा डेवलप कर देता है। तो ये चीज़ें होती है। वैसे किशनदा का इनकी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट था, प्रभाव था। मेरे जीवन पर मेरे हिंदी के अध्यापक, अब यहाँ पर क्या पूछा इन्होंने कि आपके जीवन में, तो आपके जीवन आप किसी का भी नाम ले सकते हो, तो आपके जीवन में, यानी कि जैसे कि इस आंसर में लिख दिया, क्या लिखा हुआ है
यहाँ से, हाँ, मेरे जीवन पर मेरे हिंदी के अध्यापक, आपको कोशिश करनी है कि हिंदी अध्यापक ही लिखो क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है, बेटर होगा कि सामने वो भी सर हिंदी के चेक करने वाले होंगे। तो हिंदी अध्यापक शर्मा जी का बड़ा प्रभाव रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक होने के साथ ही वे एक श्रेष्ठ कवि और लेखक भी हैं। समाज की सेवा में भी उनका बहुत बड़ा सदा योगदान रहता है। वे छात्रों को परिश्रम के साथ पढ़ने लिखने तथा लोगों के साथ सद्व्यवहार करने की शिक्षा देते हैं। वे छात्रों की समस्याओं को हल करने में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन मेरे जीवन का संबल है। क्योंकि पूछा था ना कि आपकी लाइफ में और किसका योगदान है, तो वही चीज़ है। किशन दा की, यशोद बाबू की तो आपको पता, मैंने बार बार याद करवा दिया कि जब छोटे थे तो मतलब 10वीं पास करते हैं, आगे नौकरी दिलवाई, क्वार्टर में रखा, वो सब बातें। और आपकी लाइफ में कोई एग्जाम्पल डाल देना, ठीक है। 5वां, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहां तक आपस में सामंजस्य बिठा पाते हैं। बहुत बड़ी चीज है। वर्तमान का मतलब है अभी पूरा युग, जो पूरा टाइम है, मॉडर्न हो गया, और ये एक कहानी है, और आपके विचार भी ले सकते हो, क्या दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ पा रहा है, देखते हैं। हमारा अनुभव है कि वर्तमान समय में भारत की संयुक्त परिवार प्रणाली अब शहरी एकल परिवार प्रणाली पर, बिल्कुल बिल्कुल आपने जहां भी देखा होगा, लगभग लोग अब संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली नहीं रही है, एकल फैमिली हो गई है। हर कोई आजकल, आपने देखा होगा, मम्मी पापा और उनके बच्चे, बस इतना रह रहे हैं। सिटी में आ जाते हैं, कहीं रहने लग जाते हैं, तो मतलब एकल प्रणाली, एकल परिवार प्रणाली जो है वो आ गई है। अतः पारिवारिक रहन सहन भी बदल रहा है, ठीक है। पुरानी और नई पीढ़ी का अंतर नई नई समस्याएं पैदा कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम दादाजी के साथ में रहेंगे तो उनके थोड़े व्यवहार अलग रहेंगे, हमारे थोड़े से अलग रहेंगे। लेकिन जब आप अलग रह रहे हो तो आपका रहन सहन अलग हो गया, क्योंकि आप मॉडर्न हो गए हो, ठीक है। लेकिन पुरानी और नई पीढ़ी का अंतर कई कई समस्याएं पैदा, अगर इकट्ठे रहते हैं तो कई कई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। यदि तालमेल नहीं बिठाया गया तो परिवार के साथ ही समाज भी बिखर जाएगा। परिवार के साथ ही समाज भी बिखर जाएगा, कोमा मत लगाना, ये समाज बिखर जाएगा अगर इस हिसाब से चला। बुजुर्गों की बातें नहीं सुनी कि एकदम मॉडर्न हो गया हर चीज़। देखो, ज़्यादा मॉडर्न में नहीं होना चाहिए। मॉडर्न का मतलब पहनावे से नहीं, पहनावा तो ठीक कोई सा करो, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे कुछ कि आप किसी धर्म को नहीं मान रहे हो, उसकी आलोचना कर रहे हो, किसी की कोई मतलब कि रेस्पेक्ट ही नहीं है, कोई रिश्ते नाते ही नहीं है, वो थोड़ा गलत हो जाता है। वो तो संस्कृति वगैरह रखनी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। इनका इतना भी मॉडर्न नहीं होना चाहिए। परिवार चाहे एकल हो या संयुक्त, उसके प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। बड़ों को छोटों के प्रति स्नेह का भाव रखना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। उनकी समस्याओं का समाधान तत्परता से करना चाहिए। छोटों को भी बड़ों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यशोधर बाबू का पारिवारिक जीवन इसीलिए सफल रहा क्योंकि उन्होंने किशनदा के आदर्श को स्वयं तो निभाया, लेकिन अपनी पत्नी, पुत्रों, पुत्री के विचारों में बाधक नहीं बने। खुद बिल्कुल कहते हैं ना कि खुद तो बिल्कुल किशनदा की बातों से सहमत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है अपने बेटों और वाइफ की बिल्कुल कभी मना नहीं किया, जो करो मर्जी आपकी है, ठीक है। उनको भी उन्होंने क्या करा, बाधक नहीं बने, कोई मना नहीं करा, ठीक है आपका मन जैसा कर लो। परिवार के सदस्यों की कुछ बातों को समहाउ इम्प्रॉपर मानते हुए भी वे उनको एनीवे कह रहे, कोई बात नहीं यार, एनीवे मान लेते अतः सामंजस्य बिठाकर ही परिवार में सुख शांति रह सकती है। ऐसा हम समाज के अनुभव कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए। वही मैंने कहा ना, अगर नहीं करोगे तो फिर आपस में प्रेम ही नहीं रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, परिवार टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हुए चलो, ठीक है, ये चीज है। 6, निम्नलिखित में से आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगी और क्यों। क्वेश्चन 3 है, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य पश्चिमी का प्रभाव। 3 है, किसे आप अपनी कहानी की मूल संवेदना कहेंगे। आंसर, सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी जैसे मंजे हुए कहानीकार की एक विचारोत्तेजक कहानी। बहुत शानदार आंसर लिखे हुए, बहुत टॉप लेवल की आपके सारे नोट्स आज मिलने वाले हैं, ठीक है। कहानी है जिसमें पीढ़ियों का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और मानवीय मूल्यों का हास। मानवीय मूल्यों का हास का मतलब मानवीय मूल्य खत्म होते जा रहे हैं, नुकसान। देखा होगा इंसान की इंसान को कदर नहीं करता, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहले बहुत प्रेम था, बुजुर्गों में बहुत प्रेम था, आज वो प्रेम नहीं। सब कैसे हो गए, आप देखा हर चीज मिलावटी हो गई है। अपने लालच के लिए भी नहीं सोचते कि इतना हर चीज में, धान में इतनी मिलावट, हर चीज में मिलावट है, मिठाई में मिलावट, चीज मिलावट, इतनी मिलावट क्योंकि सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। इंसान को मार रहा है, मिलावट कर करके मार रहा है। सब्जियों में मिलावट, पानी में मिलावट, हर तरह से, हवा तो गंदी वैसे ही है, हर तरह से, क्योंकि सब लालच के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल मानवीय मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। पुत्रों, पुत्री, साले द्वारा यशोधर बाबू के पुराने विचारों की अनदेखी की जाती है। ये पीढ़ियों के अंतराल का स्पष्ट प्रमाण है। पुत्री द्वारा जींस के साथ बाह रहित टॉप पहनना, पत्नी का होठों पर लाली लगाना,
ये हो कर लेना, होठों पर लाली लगाना और बाहें रहित ब्लाउज पहनना पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव है। समझ गए? इसके साथ सिल्वर वेडिंग पार्टी का उनके परिवार द्वारा आयोजन भी इसी प्रभाव को प्रकट करता है। दो पीढ़ियों के अंतराल में मानवीय मूल्यों की उपेक्षा होना स्वाभाविक ही है। ये तीनों ही बातें इस कहानी का जो है मूल संवेदना है। काफी इजी है, तीनों ही बातें मूल संवेदना रहेगी, एक नहीं तीनों रहेगी। ठीक है, मानवीय मूल्यों का भी नुकसान हो रहा है, पीढ़ी का अंतर भी है और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बिल्कुल हो रहा है। यानी कि पाश्चात्य संस्कृति का मतलब है कि जो ये मॉडर्नाइज आ रहा है, पश्चिमी क्षेत्र की जो पश्चिमी वेस्टर्न का जो आ रहा है वो अपन देखने को मिल सकता है। इनके वाइफ के बारे में कह सकते हो आप। सातवां, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा नहीं लगने के क्या कारण होंगे? तो भारतीय समाज आज विश्व पटल पर अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अतः संसार की हर उपभोक्ता वस्तु देश के गांव-गांव तक अपने पांव पसार रही है। गैस के चूल्हे, फ्रिज, टीवी, एसी, इंटरनेट और मोबाइल अब हमारे लिए आसानी से उपलब्ध वस्तुएं हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले सिर्फ शहरों में होते थे, आजकल हर जगह मिल जाएंगे। इनके प्रयोग में अधिकता ने बुजुर्ग पीढ़ियों की व्यथित कर दिया है। बुजुर्ग जो है उन्होंने कभी यह देखा नहीं, अब वही देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्या है, ये तो बहुत गलत है। उनकी पीढ़ी को व्यथित कर दिया है। सुविधाजनक होते हुए भी ये चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम देखी है, गरीबी देखी है। उनका तर्क होता है कि गैस का चूल्हा, फ्रिज भोजन की स्वाभाविकता नष्ट कर देता है। बात सही है, जो चूल्हे की रोटी है वो चूल्हे की रोटी का अलग ही स्वाद है, कभी खा के देखना। टीवी और इंटरनेट मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। एसी से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। इसका एकमात्र कारण दो पीढ़ियों का अंतराल ही तो है। दो पीढ़ियों का मतलब दादाजी की पीढ़ी, उनके बेटों की पीढ़ी, पोतों की, कोई से मान लो। बुजुर्गों को पुरानी बातें तथा युवकों को नई बातें सदा अच्छी लगती है और ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर ये बन जाएगा। फिर अगला, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। 3 ऑप्शन आपके सामने है, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें बताना है। पहला, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। दूसरा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है परंतु पुराना छोड़ता भी तो नहीं है। इसलिए हालांकि कभी कभी यशोधर बाबू से लगता है कि हाँ यार मॉडर्न होना तो चाहिए, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, वापस पुराना छोड़ता भी नहीं उनको, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। तीसरा, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। 3 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा आपको अच्छा लगता है? आंसर है ख, मतलब ये अच्छा लगता है। यशोधर बाबू एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है, पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू के रूप में एक ऐसे पात्र की रचना की है जो 2 युगों की संधि की देन है। ठीक है, 2 युग हो गए एक तरीके से, 2 पीढ़ियां बोल दो। नया अपनाने की ओर आकर्षित करता है पर पुरानों से छोड़ता नहीं। आंसर अभी पूरा नहीं हुआ, यहाँ होगा। गैस का चूल्हा, टीवी, फ्रिज अपनाना उन्हें रोकता है। उनका पुराना विचार पर उन्हें बिना समाज में उनकी हैसियत एक चपरासी जैसी हो जाएगी, इसका डर भी है। ठीक है, पुत्र पुत्री उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उनकी आंतरिक इच्छा है पर विदेश जाएगी। अब जैसे इनकी जो पुत्री है ना, वो बार बार धमकी भी देती थी कि ज़्यादा परेशान मत करो ना, विदेश पढ़ने चली जाऊंगी मैं, ठीक है, डॉक्टरी करने के लिए। तो ये पुत्र पुत्री को पढ़ाने के इच्छुक थे लेकिन विदेश भेजने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं थे। विदेश जाने और आधुनिक ढंग से कपड़े पहनने और पार्टी आयोजित करने को इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि ये भारतीय संस्कृति को बिल्कुल विकृत कर रहा है। यशोधर बाबू आज की नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के संधि काल के द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि करें तो क्या करें। ये द्वंद्व अस्वाभाविक नहीं है और इससे मुक्त होना भी सरल काम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना मॉडर्न भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। करें क्या, ऐसा मानना है समाज सब कुछ करता है तो नहीं करोगे तो कहीं करे और उसने कुछ करा ही नहीं, ये दिक्कत है। नई चीजें आकर्षित तो करती है किंतु अपने समय की जो चीजें थी और जो विचार थे उनका आकर्षण बहुत प्रबल होता है। यशोधर जी ये आशा करना कि वे पुराने को छोड़कर नए को स्वीकार कर लेंगे एक स्थापित मनोवैज्ञानिक सत्य की उपेक्षा होगी, अतः उनको सहानुभूति के साथ में देखने की थोड़ी जरूरत है। ठीक है, मतलब इस पीढ़ी को भी उनको थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए क्योंकि उनकी गलती नहीं है यार, वो उस संस्कृति में पले बड़े हैं, तो थोड़ा बहुत मान सम्मान उनका भी जरूरी है। अब मैंने 8 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी करवा दिए, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और लिखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। इन 2-3 को और देख लेना। पहला, सिल्वर वेडिंग की मूल संवेदना पर अपना स्पष्ट मत दीजिए मत, या फिर सिल्वर वेडिंग के माध्यम से लेखक क्या संदेश देने का प्रयास करते हैं, या फिर सिल्वर वेडिंग वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी
है 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो आंसर ये होगा कि कहानीकार मनोज श्याम जोशी ने अपनी प्रसिद्ध कहानी सिल्वर वेडिंग, ठीक है, के माध्यम से कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया है, फिर भी इस कहानी के कथ्य में छिपा हुआ संदेश जरा सा ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाता है। बाबू यशोधर दिल्ली सचिवालय के एक दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं। वे पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, मतलब पुरानी पीढ़ी को मानने वाले लोग हैं, और अपने द्वारा बनाए गए घेरे में, मतलब जो उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, उस घेरे में अपने आप को बंद रखना चाहते हैं। उनके लिए संसार में कोई प्रगति नहीं हो रही है, जो कुछ हो रहा है वह प्राचीन संस्कृति को नष्ट करने के लिए हो रहा है। ठीक है, कहानी का दूसरा पहलू, यहाँ सेकंड पहलू, दूसरा पहलू उनके 3 पुत्र और एक पुत्री प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। एक पुत्र एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे वेतन पर लगा हुआ है। वे आधुनिक जीवन की मतलब वैसी लाइफ जीता है। वे अपने पिता, उनके रिश्तेदारों, धार्मिक अनुष्ठानों आदि का तिरस्कार करता, उनको नहीं मानता। ठीक है, इस प्रकार लेखक ने पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित युवा पीढ़ी और पुरानी रूढ़ियों से प्रभावित पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का चित्रण कर दोनों के समन्वय करने का संदेश दिया है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। मतलब एक तो वो जो पुराने संस्कारों को मानते हैं, एक ये जो युवा बहुत ज्यादा मॉडर्न होना चाहते हैं, इन दोनों ही बातों को दिखाया अपने इस पार्ट में। ये हमें संदेश, या ऐसा मान लो कि ये हमें देखने को मिलता है। सेकंड, सिद्ध कीजिए कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र थे। ये अथवा गलती से आ गया, यहाँ आ जाएगा अथवा, ठीक है। अथवा यशोधर बाबू की प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के स्वभाव की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अनाथ बचपन, यशोधर बाबू के माता पिता बचपन में मर गए थे। पहली बात तो अनाथ बचपन, यशोधर बाबू के माता पिता बचपन में मर गए थे। अपनी बुआ के पास रहकर उन्होंने मैट्रिक पास किया और दिल्ली आकर किशनदा की शरण में रहे। उनकी सेवा करते हुए ही उन्होंने दफ्तर में नौकरी प्राप्त की थी और उन्नति करते करते ऑफिस के बड़े बाबू बन गए, ऑफिसर बन गए थे। ठीक है, किशनदा का प्रभाव लंबे समय तक किशनदा के साथ रहने के कारण उनके जीवन पर किशनदा के आदर्शों और सिद्धांतों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। ठीक है, अतः यशोधर बाबू अपने आदर्श पुरुष किशनदा के आदर्शों को अपनाने वाले उनके मानस पुत्र ही थे, है ना, मानस पुत्र ही थे उनके एक तरीके से, क्योंकि उनके सब आदर्शों अपना के रखते थे। सिल्वर वेडिंग कहानी में मनोहर श्याम जोशी ने अनेक घटनाओं का सृजन करके उन्हें किशनदा का मानस पुत्र सिद्ध किया है। ठीक है, जैसे अपने ऑफिस के जूनियर के साथ सख्ती का बर्ताव करना और अंत में चलते समय हंसी मजाक का वातावरण कर देना, बनाकर दिन भर की गंभीरता को हल्का कर देना, ये सब बातें इसमें है। दिनचर्या की अगर बात, हेडिंग है सब, है ना, दिनचर्या हेडिंग है। प्रातः भ्रमण को जाना, बिरला मंदिर दर्शन करके जाना, प्रवचन सुनना, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ना आदि वे कार्य थे जो उन्होंने किशनदा से विरासत में लिए थे। ये खुद नहीं जानते थे, किशनदा ऐसा करते थे इसलिए ये भी ऐसा ही करते थे। सरल जीवन और त्याग भावना उन्होंने कभी ये हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है भाई, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर हेडिंग रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग ये देखो, हेडिंग बता दूं मैं आपको। पहली तो अनाथ बचपन 1 नंबर, ठीक, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगी दूसरी हेडिंग दिनचर्या। तीसरी हेडिंग हो जाएगी सरल जीवन और त्याग भावना। उन्होंने कभी मकान बनाने की नहीं सोची, क्योंकि किशनदा कहा करते थे कि मूर्ख है, सुर्ख नहीं मूर्ख मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। किशनदा की तरह वे भी घर गृहस्थी को बवाल ही समझते थे तथा अपना जीवन समाज सेवा में लगा देना चाहते थे। फिर अगली हेडिंग ये रहेगी 4 नंबर, परंपरा के संरक्षक थे, बिल्कुल सही है। किशनदा के गांव चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने उनकी बहुत सी परंपराओं को जीवित रखा था, जैसे घर में होली गंवाना, जनेऊ पुण्यों के दिन सब कुमायनी बंधुओं के जनेऊ बदलवाना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, इन आयोजनों पर होने वाले खर्च को स्वयं वहन करना आदि। इस प्रकार यशोधर बाबू अपने आदर्श किशनदा की विरासत को ढोने वाले वास्तव में उनके एक मानस पुत्र ही थे। जोशी जी ने उनके माध्यम से पहाड़ी संस्कृति को भी जीवंत कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर आपको मिल गया। फिर तीसरा लास्ट क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग कहानी का कथानक पाश्चात्य संस्कृति के आधुनिकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उक्त कथन की साधारण विवेचना कीजिए, या फिर पुराने होते जा रहे जीवन मूल्यों और नए प्रचलनों के बीच यशोधर पंत के संघर्ष पर प्रकाश डालिए, या फिर यशोधर पंत की पीढ़ी की विशेषता यह है कि पुराने को अच्छा समझते हैं और वर्तमान से तालमेल नहीं बिठा पाते। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर इस कथन की शोधन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सारे क्वेश्चन है, सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, हर तरह के बोर्ड में। ठीक है, तो सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक विचार उत्तेजक कहानी है। इसका कथानक पाश्चात्य संस्कृति के
अंधानुकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है। बिल्कुल सही, आजकल हर कोई बिल्कुल अपनी संस्कृति को भूलता ही जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसके प्रधान पात्र यशोधर बाबू। यशोधर बाबू पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और आकर्षण से पूरी तरह मुक्त नहीं है। वे उसके समर्थक तो नहीं है, किंतु स्पष्ट विरोधी भी नहीं है, वो मैंने अभी देख लिया पूरा। इस संबंध में वे एक द्वंद्व से घिरे कि करूं तो क्या करूं, ये भी रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चे पढ़ लिख गए, इनको कैसे करूंगा, ये हालांकि संस्कृति बचानी पड़ेगी, तो द्वंद्व बसे हुए हैं। कहानी के अन्य पात्र उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि पाश्चात्य विचारों और प्रथाओं के समर्थक हैं। ठीक है, और उनकी पुत्री और पत्नी का पहनावा पश्चिमी पहनावे से प्रभावित है। उनकी पत्नी बिना बाहों के ब्लाउज पहनती है, होठों पर लिपस्टिक लगाती है, घर से बाहर दाल भात खा लेती है। उनकी पुत्री जींस के साथ बिना बाहों वाला टॉप पहनती है। वह डॉक्टरी पढ़ने अमेरिका जाना चाहती है। उनके पुत्रों ने पिता की बिना इच्छा के घर में सभी आधुनिक सामान एकत्रित, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब इकट्ठे कर लिए हैं। यशोधर भी इनको सामाजिक सम्मान पाने के सहायक मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बार समाज में रेस्पेक्ट है तो ये तो होना भी चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला एसी सब होना चाहिए, ऐसा लगेगा सामाजिक स्टेटस की हाँ बंदे के पास पैसा है। यशोधर के विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर सेलुलर वेडिंग का आयोजन दफ्तर में सहायकों तथा घर पर परिवार के लोगों द्वारा किया जाता है। ये सारी बातें रिपीट है ना। यशोधर दफ्तर में हुए आयोजन के 30 रुपये तो देते हैं, परंतु इसमें शामिल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है कि खर्च भी करवा रहा है, दिखावा भी नहीं करा। 30 रुपये दे दिए तो फिर सेलुलर वेडिंग पार्टी में क्यों भेज रहे हो आप 30 रुपये देके। तो इसी प्रकार घर पर आयोजित पार्टी में यशोधर ने पत्नी के साथ केक तो नहीं काटा, परंतु केक तो काटा, परंतु अंडा होने के कारण उसे खाया नहीं। उन्होंने अधूरे मन से पार्टी में मजा लिया और भूषण द्वारा लाए गए गाउज को पहना। तो इस तरीके से ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और मेरी बात को ध्यान रखना, सारे जितने भी चैप्टर है इसके 1 से लेकर 4 तक 4 चैप्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराने वाला हूँ। एक से बढ़ एक टॉप लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज में मिलेंगे। इनको सारों को अपन लगातार 4 चैप्टर 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। और मेरे साथ के साथ आपको पढ़ना, कुछ चीज़ें नोट कर लेना, या फिर इसी क्लास को फिर बार बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके।